दोस्तों स्वागत करता हूं मैं इमरान आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान रिवर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। दोस्तों बस बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एक बार सभी को बहुत बहुत राम राम और आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों शुरू करेंगे हम राजस्थान रिवर क्वेश्चन आंसर। एक बात बता दूं मैं आपको, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और आप उस 30 सेकंड के टाइम के अंदर अंदर अपना क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू होता है, सोजत किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है सूकड़ी, दूसरा ऑप्शन है लूनी, जवाई और बांडी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, फटाफट से आप यहाँ पे आंसर दीजिए कि सोजत किस नदी के किनारे स्थित है? सूकड़ी, लूनी, जवाई, बांडी। सूकड़ी, लूनी, जवाई, बांडी। सोजत किस नदी के किनारे है? आपका टाइम समाप्त हो रहा है, फटाफट से आंसर देना है। आपके पास टाइम बहुत कम है, 17 सेकंड रह गए हैं, 15 रह गए हैं। अभी फटाफट से आपको आंसर देना है और ये बताना है कि हमारा जो सोजत है किस नदी के किनारे है। टाइम आपका खत्म हो रहा है, फटाफट से ये आप 5 4 3 2 1 स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं हम यहाँ पे हमारे आंसर पे कि हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पे जस्ट दोस्तों यहाँ था हमारा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पे बात करें कि सोजत किस नदी के किनारे। दोस्तों तो सोजत जो है ये सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों सूकड़ी नदी की हम बात करते हैं ना दोस्तों, तो जो सूकड़ी नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? वो है लूनी नदी की सहायक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सोजत सिटी है कहाँ पे? आप जानते हैं सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। और दोस्तों किसके लिए जाना जाता है ये सोजत? ये जाना जाता है मेहंदी के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है ना दोस्तों, लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है चंबल, लूनी, बनास और बांडी। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर देना है कि पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? चंबल है या लूनी है या बनास है और बांडी है। दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पे आंतरिक बहाव है, यानी राजस्थान के अंदर अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी हमें बतानी है। चंबल, लूनी, बनास और बांडी ये हमारे पास ऑप्शन है। चंबल, लूनी, बनास, बांडी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम समाप्त हो रहा है, आप टाइम अप हो चुका है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा ये आंसर क्या होगा। दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली जो सबसे लंबी नदी होगी वो होगी हमारी बनास नदी। ठीक है ना दोस्तों, देखो एक चंबल जो नदी है इस पर एक क्वेश्चन आता है, अगर पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तब आंसर होता है चंबल। लेकिन अगर पूछे कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तब हमें आंसर देना है बनास। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, तब आंसर क्या हो जाएगा? बनास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अवनालिका अपर्दन बनाने वाली नदी कौन सी है? या अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? बनास, लूनी, जवाई और बांडी। आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, फटाफट से आंसर देना है आपको कि अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है। इनमें से बनास है, लूनी है, जवाई है या बांडी है। दोस्तों इस अवनालिका अपर्दन को हम गली अपर्दन भी कहते हैं। ये जो अवनालिका अपर्दन है ये गली अपर्दन भी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आपके पास टाइम सीमित है, फटाफट से आपको आंसर देना है कि कौन इसका आंसर होगा। फटाफट से 5 4 3 2 1 स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसका आंसर देता हूँ। देखो इनमें से कोई सी भी वो नदी नहीं है दोस्तों जो हमारे राजस्थान में अवनालिका अपर्दन करती है। तो फिर कौन सी नदी हुई वो? तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं हमारी उस नदी पर, तो यहाँ पर हम नई नदी की हम बात करेंगे
और वो नदी है चंबल। ठीक है, जिसने भी राइट आंसर दिया है उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो चंबल नदी क्या है, वो राजस्थान में अवनालिका अपर्दन करने के लिए जानी जाती है और बीहड़ भी यही नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में बीहड़ पट्टी का विस्तार कहाँ है। दोस्तों ये बताना है हमें कि राजस्थान में जो बीहड़ पट्टी है इसका विस्तार कहाँ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है धौलपुर सवाई माधोपुर, दूसरा है कोटा से धौलपुर, ग ऑप्शन है करौली सवाई माधोपुर धौलपुर और घ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। 30 सेकंड आपके पास है। 30 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है धौलपुर सवाई माधोपुर और कोटा से धौलपुर, करौली सवाई माधोपुर धौलपुर, इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो बीहड़ पट्टी है इस बीहड़ पट्टी का विस्तार कहाँ है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो राजस्थान में बीहड़ पट्टी, हमारे पास टाइम सीमित रह गया है, फटाफट से आंसर दीजिए आप अपना। राजस्थान में बीहड़ पट्टी कहाँ है। 3, 2, 1, 0। ओके फ्रेंड्स, हमारा टाइम होता है समाप्त। अब दोस्तों अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसमें जो राइट आंसर आता है वो आता है कोटा से धौलपुर तक। दोस्तों कोटा से धौलपुर तक करीब 450 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है हमारी बीहड़ पट्टी और ये कहाँ से कहाँ तक है, कोटा से लेके धौलपुर तक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया हमारा अभी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फटाफट से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो वर्तमान में रुंडित सरिता या रुंडित नदी कहलाती है। आपके पास ऑप्शन है सुकड़ी, लूनी, बाणगंगा और बांडी। ठीक है, फटाफट से आपको आंसर देना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर दीजिए कि वर्तमान में कौन सी नदी है जो रुंडित नदी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कौन सी नदी है रुंडित नदी कहलाती है। रुंडित नदी सुकड़ी, लूनी, बाणगंगा, बांडी। दोस्तों रुंडित नदी वो नदी होती है जो अपने बहाव का जो मार्ग होता है उस बहाव मार्ग पर पीछे हट जाती है, यानी कि रुक जाती है। तो दोस्तों आपके पास समय सीमित है। 4, 3, 2, 1 स्टॉप। ठीक है, अब बात करें यदि हम कि कौन सी नदी है, तो दोस्तों वर्तमान में जो रुंडित अपवाक्रम बनाती है वो है बाणगंगा। दोस्तों मान लीजिए ये बाणगंगा हमारी नदी है, जयपुर की बैराट पहाड़ियों से उद्गम होती है और जयपुर से दौसा से भरतपुर होते हुए पूर्व में ये यमुना नदी तक जल लेके जाया करती थी। कहाँ, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में चली जाया करती थी और यमुना तक जल लेके जाया करती थी। लेकिन दोस्तों अभी जो बाणगंगा है वो आती है जयपुर से दौसा से भरतपुर में जाके समाप्त हो जाती है। हाँ, केवलादेव क्षेत्र में पहुंचती है। केवलादेव क्षेत्र में भरतपुर में ये नम भूमि का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाणगंगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नदियां मिलती हैं। ऑप्शन हमारे पास चित्तौड़गढ़, कोटा, राजसमंद और पाली। ये दोस्तों हमारे 4 ऑप्शन आ गए। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको फटाफट से राइट आंसर देना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। राजस्थान का कौन सा जिला जहां सर्वाधिक नदियां मिलती हैं। चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, राजसमंद में और पाली में। बताना आपको फटाफट से कि सबसे ज्यादा नदियां राजस्थान में कहां हैं, किस जिले में है। चित्तौड़गढ़ है, कोटा है, राजसमंद है या पाली है। फटाफट से आप आंसर दीजिए। चित्तौड़, कोटा, राजसमंद, पाली। आपका टाइम समाप्त हो रहा है दोस्तों, फटाफट से आंसर दीजिए। यहाँ पे टाइम खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, टाइम खत्म होता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक नदियां मिलती हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें हमारे राजस्थान के संदर्भ में कि किस जिले में सबसे ज़्यादा नदियां मिलती हैं, तो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जो जिला है दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे ज़्यादा नदियों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन है गुड़गांव नहर परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर और यहाँ पर आ जाता है उपर्युक्त सभी। आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। फटाफट से बताना है कि गुड़गांव नहर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर और उपर्युक्त सभी। दोस्तों मैं बताऊं आपको कि गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकाली गई है और यमुना नदी से निकाल कर ये हमारे राजस्थान के कई जिलों को लाभान्वित करती है। बट गुड़गांव नहर जो स्पेशल है वो एक विशेष जिले के लिए आती है और उनमें से ही वो जिला है। 3, 2, 1 टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब यदि हम आंसर की बात करें तो दोस्तों गुड़गांव नहर जो आती है वो आती है यमुना के नदी से निकल कर भरतपुर के लिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्सी अभयारण्य। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़ में पड़ता है। बस्सी अभयारण्य से गुजरने वाली नदी है चंबल, ब्राह्मणी, मोरेल और बांडी। ओके दोस्तों, ये हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन है। अब हमारा टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। आपके पास टाइम बिल्कुल ओनली 30 सेकंड का है। 30 सेकंड में आपको अपने फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में रख देने हैं। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर प्लेस कर दीजिए ताकि सभी अच्छे से इस आंसर को और भी समझ पाएँ। तो बस्सी अभयारण्य से गुजरने वाली जो नदी है इनमें से कौन है? चंबल है, ब्राह्मणी है, मोरेल है, बांडी है। टाइम समाप्त हो रहा है आपका, फटाफट से आंसर दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0 स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं बस्सी अभयारण्य से। दोस्तों यहाँ पे देखो आप, यदि इन नदियों को देखते हो, चंबल, तो चंबल नदी चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ क्षेत्र से जाती है और बस्सी जो है ना ये चित्तौड़गढ़ की मुख्य भूमि में है। ओके, तो यहाँ पे चंबल तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं ब्राह्मणी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ब्राह्मणी ही नदी है जो चित्तौड़ की मुख्य भूमि से निकलती है। फिर आगे निकल कर बस्सी अभयारण्य से निकलती है, फिर ये आगे बढ़ती है तो निकल जाती है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से हमारे भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है और उसके पश्चात विलीन हो जाती है चंबल में। यही है वो ब्राह्मणी जिसको बामनी नदी भी कहा जाता है। मोरेल बनास की सहायक नदी है। बांडी अपने आप में यमुना में जाकर विलीन होने वाली नदी है। तो बस्सी अभयारण्य चित्तौड़ से आने वाली जो नदी है वो कौन होगी? ब्राह्मणी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर सफारी का संबंध राजस्थान में किस जिले से है, किस नदी से है? सॉरी, जोजड़ी, लूनी, जवाई और चंबल। आपका टाइम शुरू होता है अब, फटाफट से आंसर देना है आपको। टाइम आपके लिए सीमित रखा है मैंने, ओनली 30 सेकंड रखा है ताकि हम सीधे आंसर पर आ पाए। तो जोजड़ी, लूनी, जवाई, चंबल, जोजड़ी, लूनी, जवाई, चंबल, इनमें से वो कौन सी नदी है? इनमें से वो कौन सी नदी है जो वाटर सफारी, वाटर सफारी का मतलब है यहाँ पे अभयारण्य से संबंधित है, उस नदी पर अभयारण्य बना है। दोस्तों आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो अभयारण्य से संबंधित है। टाइम समाप्त हो चुका है आपका, टाइम समाप्त हो चुका है। मैं आंसर देता हूँ अब। यहाँ पे यदि हम देखते हैं हमारी नदी, तो दोस्तों वाटर सफारी से संबंधित जो नदी है वो कौन है? चंबल नदी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वाटर सफारी से संबंधित जो नदी है वो कौन है? चंबल नदी है। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चंबल घड़ियाल अभयारण्य परियोजना का निर्माण किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों खारी नदी राजस्थान में कई हैं, लेकिन ये खारी जो है यहाँ नजर आ रही है वो बनास की सहायक नदी के संदर्भ में है। तो ये निकलती है दिवेर की पहाड़ियों से या बिंजराल की पहाड़ी से या खमनोर की पहाड़ी से या नाग पहाड़ी से। तो हम फटाफट से क्वेश्चन को शुरू करते हैं, आपका टाइम भी शुरू होता है अब। ओके दोस्तों, फटाफट से बताइए कि खारी कहाँ से निकलती है? दिवेर से, बिंजराल से, खमनोर से या नाग पहाड़ियों से? खारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर, बिंजराल, खमनोर, नाग पहाड़ी। टाइम दोस्तों आपके पास सीमित है, फटाफट से आपको आंसर देना है। बहुत कम टाइम आपके पास रह गया है, जल्दी से आंसर दे दीजिए कि खारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। टाइम समाप्त हो रहा है। 3,
210 स्टॉप। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों हम उस नदी पर जो कि यानी उस खारी नदी के बारे में जहां उसका उद्गम स्थल है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं दिवेर की पहाड़ियां, तो बिल्कुल खारी नदी का जो उद्गम है वो खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से ही होता है। ठीक है, सॉरी, जो हमारी दिवेर की पहाड़ियां यहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है, और बिंजराल की पहाड़ी से जो है वो खारी नदी का उद्गम होता है ना, मिस हो गया ये। तो दिवेर की पहाड़ियों से तो नदी निकलती है कोठारी, और बिंजराल की पहाड़ियों से नदी निकलती है खारी। ठीक है, बिंजराल की पहाड़ियां कहाँ हैं? राजसमंद में है। खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बनास, और नाग पहाड़ियों से निकलती है लूनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारी जो नदी है बनास नदी कौन से जिले में से नहीं बहती है? ठीक है, टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदय जयपुर। हमारा टाइम शुरू होता है अब। आपको आंसर देना है कि कौन से जिले से बनास नदी नहीं निकलती है। टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। कहाँ से हमारी बनास नदी का उद्गम नहीं होता है? टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। टाइम आपके पास सीमित है, फटाफट से आपको आंसर देना है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं बनास नदी कहाँ नहीं बहती है। दोस्तों आप सीधा जानते हैं कि हमारी बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद। राजसमंद से ये जाती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आती है अजमेर, अजमेर से जाती है टोंक, टोंक से जाती है सवाई माधोपुर। लेकिन ये बनास नदी जयपुर जिले में नहीं जाती है। बनास की कई सहायक नदियां जयपुर से आती हैं, लेकिन ये खुद बनास नदी कहाँ नहीं जाती है दोस्तों? जयपुर में नहीं जाती है। यानी कि जयपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास की सहायक जो कोठारी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी नदी, अभी ये क्वेश्चन आ गया था कि खारी जो नदी है वो तो निकलती है कहाँ से? बिंजराल की पहाड़ियों से, और कोठारी जो नदी है वो निकलती है दिवेर, राजसमंद से। तो इस पर मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, हमारा जो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं है क्या आगे हमारे पास क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको आंसर देना है फटाफट से कि हमारी जो काली सिंध नदी है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश से निकलकर वो राजस्थान में प्रवेश करती है। आपको ये बताना है कि राजस्थान के किस जिले से वो राजस्थान में प्रवेश करती है। कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़। कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़ कहाँ से प्रवेश करती है? आपको फटाफट से आंसर देना है कहाँ से वो प्रवेश करती है। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। 3, 2, 1, 0 स्टॉप। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात करते हैं इसके आंसर पे। तो काली सिंध जो नदी है वो राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? झालावाड़ से प्रवेश करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। काली सिंध मध्य प्रदेश के सुसनेर क्षेत्र से निकलती है और नंदपुर, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? जाखम, माही, मोरेन, सोम। जाखम, माही, मोरेन और सोम। यहाँ पे हमारा टाइम शुरू होता है अब। आपको बताना है कि देव सोमनाथ जो मंदिर है वो किस नदी पर है? डूंगरपुर में है ये देव सोमनाथ। आपको यह बताना है कि किस नदी पर है। आपके पास टाइम सीमित है, फटाफट से आंसर दीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको आंसर देना है कि देव सोमनाथ मंदिर किस नदी पर है। देव सोमनाथ मंदिर किस नदी पर है? आपको फटाफट से आंसर देना है। जाखम पर है, माही पर है, मोरेन पर है या सोम पर है? फटाफट से आंसर देना है आपको कि किस नदी पर है ये देव सोमनाथ मंदिर। आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो यदि हम बात करें देव सोमनाथ मंदिर की, तो दोस्तों देव सोमनाथ जो मंदिर है वो
डूंगरपुर में सोम नदी के किनारे पर ही है। और इसके अतिरिक्त डूंगरपुर में ही सोम माही जाखम का जहां त्रिवेणी संगम बनता है, ये हो गई सोम, ये हो गई माही, और इधर से आती है जाखम। और जब सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों, तो यहाँ पर बेणेश्वर धाम भी स्थित है। ठीक है, तो दोनों ही काफी पवित्र धार्मिक केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, उदय सागर झील की यदि हम बात करते हैं तो उदय सागर झील है उदयपुर में। ऑप्शन है आपके पास कोठारी, बनास, वागन और आयड़। फटाफट से शुरू करें, आप अपना आंसर देना और आपका टाइम मैं शुरू करता हूं अब। ओके, आंसर दीजिए फटाफट से कि कोठारी नदी है, बनास है, वागन है या आयड़ है, इनमें से कौन सी वो नदी है जो उदय सागर झील में पानी लेकर आती है? फटाफट से आंसर देना है। उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है? फटाफट से आंसर दें दोस्तों, कोठारी, बनास, वागन या आयड़। आपके पास सीमित समय है, बिल्कुल कम समय रह गया है। फटाफट से आंसर दीजिए और आंसर जरूर दीजिए ताकि आप अपने आप को पहचान पाएं, जान पाएं। टाइम समाप्त हो रहा है आपका। ओके, अब यदि हम बात करते हैं उदय सागर झील में पानी लाने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि उदय सागर जो झील है, ये उदय सागर झील का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने ही 1559 ईस्वी में, यानी 1559 ईस्वी में इस झील का निर्माण हुआ था। और दोस्तों ये जो झील है, ये झील बनी है उदय सागर जो झील है ये आयड़ नदी पर बनी है। और आयड़ नदी जब इस झील से बाहर निकलती है तो आयड़ एक नए नाम से जानी जाती है। उस नया नाम उसका क्या है? बेड़च। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यदि आगे स्लाइड में क्वेश्चन है तो। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, जगमंदिर और जगनिवास महल किस झील पर स्थित है? जगमंदिर और जगनिवास दोस्तों ये शरण देने के लिए काफी प्रसिद्ध है। जगमंदिर जो शहजादा खुर्रम था यानी शाहजहां को भी करण सिंह के शासनकाल में इस झील पर शरण दी गई थी। और 1857 में जो अंग्रेज अधिकारी भाग कर आए थे नीमच से, उसको महाराजा स्वरूप सिंह ने यहाँ शरण दी थी। आपको आंसर देना है, फतेह सागर है, उदय सागर है, जयसमंद है, पिछोला है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर दीजिए कि इनमें से वो कौन सी झील है जिस पर जगमंदिर और जगनिवास बने हुए हैं। फटाफट से आंसर दीजिए। एक चीज और बता दूं, जगनिवास जो है ये एक पैलेस है, यहाँ पर वर्तमान में जो एक होटल लेक सरोवर संचालित किया जा रहा है। आपको आंसर देना है कि ये किस झील पर बने हैं दोनों, जगमंदिर और जगनिवास। टाइम आपके पास सीमित है, फटाफट से आंसर दीजिए। आपको अपने आप को परखना है, अपने आप को पहचानना है, फटाफट से आंसर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम स्टॉप हो चुका है। अब हम बात करते हैं हमारा जगमंदिर और जगनिवास ये उदयपुर में है, कौन सी झील पर है दोस्तों? पिछोला झील पर है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी झील पर है, ये पिछोला झील पर है। वैसे उपरोक्त जो तीन झीलें दिखा रखी हैं ये तीनों भी कहाँ हैं? उदयपुर में ही पड़ती हैं। उदयपुर को शॉर्ट में UDPR लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये सभी की सभी झील उदयपुर में ही हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि है तो। 12 जिले के शेरगढ़ अभयारण्य से कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ऑप्शन है हमारे पास चंबल, कालीसिंध, परवन और पार्वती। आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर दीजिए कि शेरगढ़ अभयारण्य से कौन सी नदी बहती है? शेरगढ़ अभयारण्य से कौन सी नदी बहती है? चंबल, कालीसिंध, परवन या पार्वती। चंबल, कालीसिंध, परवन या पार्वती, इनमें से वो कौन सी नदी है जो शेरगढ़ अभयारण्य से बहती है? चंबल, कालीसिंध, परवन, पार्वती। आपका टाइम समाप्त होने वाला है, फटाफट से आंसर दीजिए। क्या इसका आंसर होगा? आपका टाइम समाप्त हो रहा है, 1-0 स्टॉप। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब हम देखते हैं कि शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ है। तो दोस्तों शेरगढ़ जो अभयारण्य है वो परवन नदी पर स्थित है। परवन नदी क्या है? इस शेरगढ़ अभयारण्य से होकर ही गुजरती है। परवन नदी इस शेरगढ़ अभयारण्य से होकर ही गुजरती है। कौन से जिले से संबंधित है? 12 जिले से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना। अच्छा, असंगत को बाहर निकालना है, उससे बाहर निकालना है जो कि सुमेलित नहीं है।
ठीक है। इसमें सहायक नदियां दे रखी हैं और मुख्य नदी दे रखी है। बांडी नदी है, लूनी में मिल लेती है, बिलास पार्वती की, छापी कालीसिंध की, मांगली मेज की। अब आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। तो बांडी, हिमावास और चलो अब टाइम शुरू करते हैं पहले। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमारी जो नदी है वो आपको आंसर देना है फटाफट से। आपके पास टाइम सिर्फ 30 सेकंड का है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बांडी लूनी की सहायक है, बिलास पार्वती, छापी कालीसिंध, मांगली मेज। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आपको फटाफट से आंसर देना है। कौन सुमेलित नहीं है? बांडी, लूनी, बिलास, पार्वती, छापी, कालीसिंध, मांगली मेज। फटाफट से आंसर दीजिए कि कौन सही सुमेलित नहीं है, असंगत कौन है इनमें से। फ्रेंड्स टाइम स्टॉप होता है। हम बात करें इसके आंसर की तो ये बिलास और पार्वती एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर में बेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है जहां प्रतिवर्ष बेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। ये 3 नदियां कौन सी हैं जहां त्रिवेणी बनाती हैं? सोम परवन जाखम, माही सोम वैतरक, सोन वैतरक जाखम और सोम जाखम माही। आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर देना है कि इनमें से वो कौन सी 3 नदियां हैं जिनके संगम पर बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन होता है। वो कौन सी 3 नदियां हैं जहां पे बेणेश्वर धाम मेले का आयोजन होता है? फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सोम माही जाखम है, सोनी वैतरक सोम है, या माही सोम वैतरक है, या परवन सोम जाखम है। आपका टाइम फटाफट से एंड खत्म हो रहा है। फटाफट से आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम खत्म हो चुका है। अब यदि हम आंसर की बात करें तो दोस्तों सोम माही जाखम डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में ये त्रिवेणी बनाती हैं और यहीं पर ये बेणेश्वर धाम है जिसे आदिवासियों का तीर्थ कहा जाता है। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है? दोस्तों इनमें से वो कौन सी नदी है जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं? ऑप्शन में है हमारे पास पार्वती, सरस्वती, काकनी और कांतली। टाइम शुरू होता है आपका अब। दोस्तों फटाफट से आंसर देना है कि कौन सी नदी है जिसे हम मसूरदी की संज्ञा देते हैं। पार्वती, सरस्वती, काकनी, कांतली। पार्वती, सरस्वती, काकनी, कांतली। आपके पास टाइम सीमित है, फटाफट से आंसर देना है। टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, आपको अब रीड की पूरी तैयारी करनी है। अपने आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। आपके पास टाइम बिल्कुल सीमित है। कौन नदी है जो स्थानीय भाषा में मसूरदी कहलाती है? पार्वती, सरस्वती, काकनी, कांतली। टाइम सीमित, टाइम एंड हो चुका है। स्टॉप 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 स्टॉप। आगे बढ़े हैं तो हम देखें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काकनी। दोस्तों इस काकनी को काकने भी कहते हैं और इसको मसूरदी भी कहते हैं। ये एक झील भी बनाती है और जब ये झील बनाती है तो उस झील को बुझ झील कहते हैं। तो ये बुझ झील का निर्माण भी करती है और उसके पश्चात ये मसूरदी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बुझ झील के पश्चात मसूरदी इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बहती है? हमारे पास ऑप्शन है चंबल, माही, साबरमती और कालीसिंध। चंबल, माही, साबरमती और कालीसिंध, ये कौन है यहाँ पे? फटाफट से आपका आंसर दीजिए। टाइम शुरू हो चुका है आपका। 30 सेकंड मिले हैं आपको दोस्तों। 30 सेकंड में अपना आंसर फटाफट से इस कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। 30 सेकंड में अपना आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि वास्तव में कौन सी वो नदी है जो इन 2 जिलों की सीमा पर बहती है। चंबल, माही, साबरमती, कालीसिंध। चंबल, माही, साबरमती, कालीसिंध। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाने वाली नदी आपको बतानी है। चंबल, माही, साबरमती, कालीसिंध। चंबल, माही, साबरमती, कालीसिंध। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच की सीमा आपको बतानी है। टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब हम आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाने वाली नदी है वो है माही नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। माही नदी वो नदी है जो इन दोनों के मध्य सीमा निर्माण करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में सबसे बड़ा जल ग्रहण इनमें से किस नदी का है? लूनी, बनास, बाणगंगा
और माही। आपका टाइम शुरू होता है। अब फटाफट से आंसर देना है कि इनमें से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस नदी का है। लूनी का है, बनास का है, बाणगंगा का है या माही का है। फटाफट से आंसर दीजिए, इनमें से किसका सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। लूनी, बनास, बाणगंगा, माही। लूनी, बनास, बाणगंगा, माही। दोस्तों फटाफट से अपना आंसर दीजिए, आपके पास टाइम सीमित रह गया है। फटाफट से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। टाइम रह गया है 4 3 2 1 स्टॉप। टाइम एंड। अब देखना है हमें कि कौन सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र बनाती है। तो दोस्तों बनास वो नदी है जो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। राजस्थान जल संसाधन विभाग की यदि हम मानते हैं तो करीब 512 किलोमीटर की लंबाई में ये बहती है। कुछ बुक्स में इसकी लेंथ 480 किमी भी बताई जाती है, लेकिन राजस्थान जल संसाधन विभाग कहता है कि करीब 512 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान के अंदर ये नदी बहती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसागर झील स्थित है जी। ऑप्शन है हमारे पास सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर और उदयपुर। आपका टाइम शुरू होता है। अब फटाफट से आंसर देना है कि मानसागर जो झील है हमारी, ये मानसागर झील निम्नलिखित में से किस जिले में आती है। सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर और उदयपुर। आप इसके नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं, सवाई माधोपुर में होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए जयपुर में, क्योंकि सवाई मानसिंह ने सवाई माधोपुर और उसके बाद जयपुर में भी थे मानसिंह। आपको आंसर देना है कि मानसागर झील कहाँ स्थित है। सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर। टाइम आपका समाप्त हो रहा है। ओके, टाइम तो समाप्त तो हो चुका है। अब यदि हम आंसर की बात करते हैं तो दोस्तों सीधा सीधा आंसर जाता है जयपुर में। ये मानसागर स्थित झील कहाँ है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की किस झील में नमक बनाने का कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन है हमारे पास पंचपदरा, डीडवाना, सांभर और लूणकरण। सर हमारा टाइम शुरू हो चुका है। आपको ये बताना है कि राजस्थान में नमक बनाने का जो कार्य है उनमें से कौन सी झील पर यह कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है पचपदरा, डीडवाना, सांभर और लूणकरण। सर टाइम हमारा सीमित है, 10 सेकंड रह गए हैं। फटाफट से आंसर दीजिए, नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा कहां पे किया जाता है। पचपदरा, डीडवाना, सांभर या लूणकरण। सर टाइम समाप्त हो चुका है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अब देखते हैं हम कि कौन सा वो स्थान है। तो दोस्तों सांभर जो झील है ना, सांभर में हिंदुस्तान नमक कंपनी के द्वारा सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1964 में। और दोस्तों ये 1964 में जो स्थापित सांभर साल्ट लिमिटेड है, यही क्या कर रहा है, सांभर में नमक उत्पादन कर रहा है। और ये प्लांट किसका है, केंद्र सरकार का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी डीडवाना को अभी निजी क्षेत्र में दे दिया गया है और पचपदरा अब पहले से ही लीज पे दे रखी है खारवाल जाति को। लूणकरण सर पे जो नमक उत्पादन स्थानीय होता है और नगण्य होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान की वह झील बतानी है जहां सर्दियों में राजहंस यानी फ्लेमिंगोज बड़ी संख्या में आते हैं। सांभर, राजसमंद, जयसमंद और डीडवाना। आपका टाइम शुरू होता है। अब आप फटाफट से आंसर दीजिए कि राजस्थान में वो कौन सी झील है जहां पे राजहंस यानी फ्लेमिंगो आते हैं, शीतकाल में आते हैं, यूक्रेन से आते हैं, मध्य एशिया से आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। झील का नाम कौन सा होना चाहिए, सांभर, राजसमंद, जयसमंद या डीडवाना। फटाफट से आंसर दीजिए कि झील का नाम क्या होना चाहिए, सांभर, राजसमंद, जयसमंद या डीडवाना। टाइम आपके पास सीमित है, टाइम आपका समाप्त हो रहा है। ओनली 1 सेकंड रह गया है, टाइम हो चुका है दोस्तों। अब अगर हम बात करें आंसर की तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों सांभर झील, जो कि जयपुर, अजमेर और नागौर में विस्तृत है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में, विशेषकर राजहंस जिसको हम फ्लेमिंगो कहते हैं, ये बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान में पहुंचते हैं सांभर झील में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है।
वराहा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती या गंभीर? दोस्तों आपका टाइम शुरू होता है, आप फटाफट से आंसर देना है कि कौन सी वो नदी है जो वराहा नदी के नाम से जानी जाती है। बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती या गंभीर? कौन सी वो नदी है जिसे हम वराहा नदी कहते हैं? बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती या गंभीरी? आंसर देना आपको फटाफट से, टाइम आपके पास सीमित रह गया है, बहुत कम टाइम बचा है, 8 सेकंड, अब तो 7 ही बचे हैं। जैसे ही मैं बोलूंगा 1 सेकंड डाउन हो जाएगा। फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। टाइम अप, टाइम अप। अब वराहा नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यदि हम दोस्तों बात करते हैं तो वराहा जो नदी है वो रूपारेल को ही कहते हैं। रूपारेल दोस्तों वराहा तो कहलाती ही है, साथ में रूपारेल को लसवारी भी कहा जाता है। लसवारी दोस्तों ये RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। रूपारेल को लसवारी की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती थी? और विशेषकर मुगल काल में। यहाँ पे एक हिंट ऐड कर देता हूं मैं, बाणगंगा, साबी, मैंथा और रूपनगढ़, ये आपके पास ऑप्शन है। फटाफट से आपको आंसर देना है कि कौन सी वो नदी थी जो मुगल काल में अपनी बाढ़ के कारण विनाश लीला के लिए जानी जाती थी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे दीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। कौन सी वो नदी है जो मुगल काल में बाढ़ आगमन के लिए जानी जाती थी? बाणगंगा, साबी, मैंथा, रूपनगढ़? क्या आंसर होगा? साबी, मैंथा, रूपनगढ़, बाणगंगा। विनाश लीला के लिए जानी जाती थी मुगल काल में, जिसे राजस्थान के एक विशेष जिले का शोक भी कहते हैं। आपका टाइम समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब ये अगर हम बात करें कि कौन सी नदी है, तो दोस्तों वो नदी होती है साबी। इस साबी नदी को शोक कहते हैं हमारे राजस्थान के एक जिले का, और वो जिला कौन है? अलवर। हमारे राजस्थान में अलवर का शोक कौन कहलाती है? साबी नदी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है। वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है, ये आपको पता लगाना है। ऑप्शन आपके पास है कातली, सागी, काकनी और कुनू। ये 4 ऑप्शन है। आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से आंसर दीजिए कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? कातली, सागी, काकनी, कुनू। कातली, सागी, काकनी, कुनू। आपके पास टाइम सीमित है, फटाफट से आंसर देना है। कौन सी वो नदी है जो राजस्थान के एक ही जिले में बहती है? कातली, सागी, काकनी, कुनू। कातली, सागी, काकनी, कुनू। कौन सी वो नदी जो एक ही जिले में बहती है? फटाफट से आंसर देना है। टाइम आपके पास सीमित रह गया है, टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम अप भाई, टाइम अप। अब जैसे ही आपका टाइम एंड हो जाए कमेंट करना बंद कर दीजिए। वह नदी जो केवल एक ही जिले में बहती है वो कौन सी है दोस्तों? अगर हम देखोगे कातली को, तो कातली हमें पता है कि कातली सीकर और झुंझुनू में बहती है। सागी को हम देखेंगे तो सागी जो नदी है ये शेरगांव सिरोही से निकलती है, फिर जालोर में जाके जालोर की जसवंतपुरा से निकलती है, फिर बाड़मेर में जाके लूनी में मिलती है। काकनी नदी जो है वो जैसलमेर से निकलती है और जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। कुनू मध्य प्रदेश से निकल के राजस्थान में बहती है और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में जाके विलीन हो जाती है चंबल नदी में। तो राइट आंसर होगा हमारा काकनी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। काकनी नदी दोस्तों वो नदी है जो एक ही जिले में बहाव रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोय सागर झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन है हमारे पास गोमती, रूपनगढ़, बांडी, सरस्वती। फोय सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो गोमती, रूपनगढ़, बांडी या सरस्वती। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि फोय सागर जो झील है वो अजमेर में है। अजमेर में अकाल राहत कार्यों के लिए इंजीनियर फोय ने इस झील का निर्माण किया था, एक नदी के जल को रोककर। उस नदी का नाम ही आपको बताना है कि ये गोमती है या रूपनगढ़ है या बांडी है या सरस्वती है। फटाफट से आप आंसर दीजिए कि ये कौन सी नदी है जिस आप जल फोय सागर झील में प्रयुक्त होता है। आपके पास टाइम सीमित है, फटाफट से आंसर देना। टाइम तो हो चुका है आपका। अब मैं आपको आंसर दे देता हूं कि ये अजमेर में बहने वाली बांडी नदी है। ये बांडी नदी है जिस पर फोय सागर झील का निर्माण करवाया गया था इंजीनियर फोय के द्वारा अकाल राहत कार्यों के दौरान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा है हमारे पास। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ की मात्राएं कहाँ गई, ध्यान नहीं। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग दोस्तों चित्तौड़ में है। अब चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ से ही चंबल नदी प्रवेश करती है और वहां पे
कंफर्म है कि चंबल नदी तो ऑप्शन में आएगी ही आएगी। बाकी जो और नदी कौन सी है वो आपको आंसर में बताना है, फटाफट से टाइम आपका शुरू हो चुका है। बनास चंबल या चंबल गंभीर या चंबल बामनी या चंबल काली सिंध। आपको आंसर देना है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है। बनास चंबल, चंबल गंभीर, चंबल बामनी या चंबल काली सिंध। टाइम आपका समाप्त होने वाला है, फटाफट से आंसर देना है आपको। 10 सेकंड आपके पास रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए कि हमारा जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो किन नदियों के संगम पर है। चंबल काली सिंध, चंबल बामनी, चंबल गंभीर या बनास चंबल। टाइम समाप्त हो चुका है। इसका आंसर मैं दे देता हूं कि इसका आंसर ये है चंबल और बामनी। दोस्तों चंबल जो नदी है, ये चंबल नदी जब भैंसरोडगढ़ से यूं बहती है तो चित्तौड़ की मुख्य भूमि से एक नदी आती है और ये नदी भैंसरोडगढ़ में पहुंचकर विलीन हो जाती है चंबल में। और इन दोनों नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है। और ये चंबल और ये बामनी नदियां भैंसरोडगढ़ अभयारण्य से भी निकलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तो। ओके फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन तो हमारे यहीं एंड होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जस्ट कर्फ्यू लगा दिया गया था तो इस वजह से स्टूडियो अवेलेबल नहीं हो पाया। तो बस आज हम इस तरह से हमने पढ़ा है। कल से हम व्यवस्थाएं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज का हमारा वीडियो इतना ही है। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।